साथियों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीसी हब में। इसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया था कल। उसका पार्ट 1 पहला वीडियो डाल दिया गया था। आज मैं लेके आऊँ आपके सामने जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका चैप्टर का नाम है, मतलब जीवन की मौलिक इकाई नाम है। उसका वीडियो नंबर 2 लेके आया हूँ। पहले वाला वीडियो आप बड़े ध्यान से देखें। कक्षा 9th की विज्ञान अध्याय नंबर 5। 1 मिनट में कल वाले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। कल कोशिका का परिचय बताया था आपको कि मृत कोशिका या सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। ऐसी कुछ चीजें पढ़ी थी। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरोकंज ने या पुरकंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो, इन तीनों ने मिला के क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कई कई जगह सिर्फ स्लाइडेन और स्वान भी लिखा हुआ आता है, कल वाला देख लें। और इसके अलावा अपने क्या पढ़ा था? एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव क्या होते हैं? तो एक कोशिक जीव में, जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिक जीव होते हैं। जिन जीवों में एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है वो बहुकोशिक जीव होते हैं। एक कोशिक जीव के क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? अमीबा पढ़ा था, पैरामीशियम पढ़ा था, क्लेमाइडोमोनास पढ़ा था, जीवाणु पढ़ा था। 4 एग्जाम्पल इसमें लिखे थे। बहुकोशिक जीवों में पादप, जंतु, कवक वगैरह बहुकोशिक जीवों में एग्जाम्पल हो गए। कोशिका जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक जैविक इकाई है, ये भी पढ़ा था। और ये क्रियात्मक इकाई है या मौलिक इकाई क्यों है? क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो कोशिका स्तर पे होते हैं। इस हिसाब से आपने बहुत कुछ कल कोशिका के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, कल परिचय खत्म कर दिया था। आज अपन कोशिका को बहुत आगे बढ़ाते हैं और अब बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आने वाला है चैप्टर। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, तैयार होकर थोड़ा दिमाग को साथ लेके बैठें और हेडिंग डाल लीजिए आज की, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल। आज कुल मिला के अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कोशिका में क्या क्या होता है। यानी अब अपन कोशिका के अंदर जाएंगे। इतने दिन कोशिका की बाहर की बातें करी थी कल के लिए। अब अपन कोशिका की स्ट्रक्चर को उधेड़ के पढ़ेंगे। एक कोशिका को लेंगे, वो पादप कोशिका भी हो सकती है, जंतु कोशिका भी हो सकती है, और उसकी स्टडी करेंगे कि इसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं, अंदर क्या होता है, क्या क्या कौन सा काम कौन क्या करता है, ये सब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। मैं भी आपके साथ आता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान देंगे यहीं से, कोई भी कोशिका है, कोशिका, उसको मेनली आप 3 पार्ट में स्टडी कर लो। एनसीईआरटी का भाई आपकी बुक ने कहा 3 पार्ट में स्टार्ट कर लो। कोशिका झिल्ली, ये सब चीजें अभी अपन चालू कर रहे हैं। कोशिका झिल्ली, एक मेन चीजें हो गई केंद्रक, और एक हो गया कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य अब जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इन चीजों के अंदर और भी कई स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे कोशिका द्रव्य में अपन जाएंगे ना, इसमें बहुत सारी संरचनाएं पड़ी रहती है। गोल्जी का, ईआर, राइबोसोम, डीएनए, क्रोमोसोम, सब डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इन तीनों को थोड़ा सा देख लो कि क्या कहना चाहता है। कोई भी कोशिका है, ये लीजिए कोशिका, तो ये जो बाहर वाली लेयर होती है, शुरुआत में बाहर वाली लेयर, वो होती है कोशिका झिल्ली। तो मेन पार्ट हो गया कोशिका का एक, तो इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर कोशिका का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो कहीं यहाँ बीच में पड़ा रहता है, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? तो ये तो हो गई आपकी झिल्ली, ये हो गया आपका केंद्रक। केंद्रक समझ में आ गई बात इतनी। और ये जो बीच में खाली स्थान है, ये खाली नहीं है, इसमें जेली या जेल जैसा पदार्थ पड़ा हुआ रहता है। पानी भी होता है उसमें, कई प्रकार के साल्ट होते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के छोटे छोटे अंग और होते हैं जिनको कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका के अंग छोटे छोटे, तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पानी वगैरह, जेल वगैरह पड़ा रहता है ऐसे। और यहाँ कई सारी स्ट्रक्चर पड़ी हुई रहती है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे पड़ा हुआ रहता है। तो इस पूरे को ही कोशिका द्रव्य बोल देते हैं। तो 3 पार्ट हो गए कोशिका के मेनली, कोशिका झिल्ली बाहर,
बीच में केंद्रक, बाकी जो पानी जेल वेल भरा हुआ रहता है जिसमें अन्य कई अंग भरे हुए रहते हैं, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए वगैरह कई सारे केंद्रिकाएं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई रहती हैं, इन सब को मिला के बोल देते हैं कोशिका द्रव्य। तो आपको आज की क्लास का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज अपनी कोशिका झिल्ली खत्म होने वाली है। आज अपन क्या पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सारणी बना लीजिए, यहाँ से नोट्स लिखने स्टार्ट करने हैं कि कोशिका के कितने पार्ट हो गए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, और हेडिंग डाल लीजिए आज की कोशिका झिल्ली। तब तक इसको नोट करिए, फिर शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दिए मैंने कोशिका झिल्ली। देखो इनके कहीं भी नाम कंफ्यूज नहीं होना, कोशिका झिल्ली बोल देते हैं, इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक बार पूरा बोर्ड पे समझाऊंगा सारे गुण, फिर अपन आराम से लिखेंगे। तो देखो कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर की एक झिल्ली होती है, कोशिका के बाहर की झिल्ली होती है जो कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। बातों को सुनते जाना, बाह्य पर्यावरण का मतलब है कोशिका के बाहर का वातावरण है, उससे अलग कोशिका को अलग कौन करता है, कोशिका झिल्ली। एक बात गौर से सुनना थोड़ी सी, यहाँ पे जो भी कोई जंतु कोशिका है उसमें सबसे बाहर यही होती है झिल्ली, सबसे बाहर कौन होती है, कोशिका झिल्ली। लेकिन यदि पादप कोशिका होगी, पौधों की कोशिका, तो इसके बाहर भी एक चीज और पाई जाती है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। याद हो गया। तो जंतु कोशिका में पूछ ले वह तुम्हें सबसे बाहर कौन पाया जाता है, कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादप कोशिका में सबसे बाहर कौन पाया जाता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले कोशिका झिल्ली का नंबर है। तो कोशिका झिल्ली बाकी लोगों को किससे अलग करती है, पर्यावरण से अलग करती है। तो ये कोशिका झिल्ली, ये हो गया केंद्रक, बाकी इसमें कुछ ऐसा भरा हुआ रहता है। अब मेन पॉइंट छोड़ो, पहला प्रश्न आएगा ये कोशिका झिल्ली बनती कौन से पदार्थों से है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा से बनती है। याद करो भाई, किस किस से बनती है, समझा रहा हूं, प्रोटीन प्लस वसा, दोनों ही कार्बनिक यौगिक है, इनमें कार्बन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन और वसा से बनती है। एक क्वेश्चन रेडी। दूसरी बात है, ये शानदार पॉइंट है, ये कोशिका झिल्ली होती है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। वर्ड का मतलब समझते जाना, मैं समझाने के लिए आया हूं इसलिए ध्यान से समझेंगे। चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य का मतलब होता है ये पदार्थों को अंदर आने देती है और अंदर वाले पदार्थों को बाहर भी जाने देती है। देखो कोशिका है, कोशिका को लेन देन करना ही पड़ेगा वरना अपनी जीवित नहीं रहेगी बॉडी। बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा, कई प्रकार के एंजाइम बनाती है कोशिकाएं, उन एंजाइमों को दूसरी कोशिकाओं को देना पड़ेगा, ब्लड में डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कोशिका को लेन देन तो करना ही पड़ेगा, बाह्य पर्यावरण के साथ करना पड़ेगा लेन देन। तो लेन देन करने के लिए ये झिल्ली है ना बाहर वाली, ये कैसी होती है, पारगम्य। कैसी होती है, पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब आने जाने देती है। तो ये वर्ड तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या वर्ड है, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक का मतलब है चयन करके आने जाने देती है, मतलब ये ऐसे ही किसी पदार्थ को अंदर बाहर नहीं आने जाने दे सकती। चयनात्मक होती है, सिलेक्टेड करती है, ये है चॉइस करती है कि कौन बाहर जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसी पदार्थ को ये बाहर जाने देगी या नहीं जाने देगी। तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे ये O2 को अंदर ले लेगी लेकिन O2 को बाहर नहीं जाने देगी, CO2 को बाहर जाने देगी। तो ऐसे काम करती है चयनात्मक पारगम्य। कुछ खतरनाक जहरीले पदार्थ होते हैं उनको ये यहीं पे रोक सकती है, कुछ अच्छे एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनको ये अंदर ले सकती है। तो किसी कण को तो जाने दे रही है, किसी को नहीं जाने, एक तरीके से गेट कीपर की तरह काम कर रही है, गार्ड की तरह। गार्ड देख के ही अंदर जाने देता है ना कि यह आदमी सही है या आदमी सही नहीं है। तो अब ये वर्ड याद कर लो भाई, यहाँ पे शानदार प्रश्न है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात ये पदार्थों को सिलेक्टेड रूप से ही आने जाने देती है, चयनात्मक होती है। तो बहुत ही 2-3 बढ़िया बढ़िया प्रश्न याद हो गए। अब इसके अंदर बाहर जो पदार्थ जा रहे हैं, कोई बाहर इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो ये किस विधि द्वारा आ जा रहे हैं। अब प्रश्न थोड़े डीप हो चुके हैं। तो ये विधि होती है, एक तो विसरण। कौन सी विधि से अंदर आप बाहर जा जाते हैं, विसरण।
और एक विधि होती है परासरण। अब सारी है कि बायोलॉजी यहाँ आके टिक गई है कि पदार्थ अंदर बाहर जाएंगे, किन किन दो विधियों से जाएंगे, याद करो, विसरण और परासरण। तो क्या विसरण क्या होता है, तो विसरण तुम्हें पहले दूसरे चैप्टर के आसपास खूब पढ़ाया था। विसरण जब भी कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से, यानी वो जहां ज्यादा है उधर से कम की ओर जाता है, तो वही क्या होता है, विसरण। क्या होता है, विसरण। तो यानी जब कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण। तो कोशिका में विसरण पाया जाता है। ये झिल्ली है वो विसरण विधि द्वारा एक दूसरे को अंदर आने जाने देती है। क्वेश्चन आएगा तो क्या कोशिका विसरण विधि तो कर रही है, तो बताओ कोई उदाहरण देख के बताओ। सब एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, फिर एक साथ लिखेंगे। तो क्या विसरण विधि द्वारा कोशिका किसका आदान प्रदान करती है, वैसे तो बहुत सारे पदार्थों का करती है, बट कोई एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बता दो। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है O2 और CO2 का आदान प्रदान। ध्यान से सुनना, तुम्हारी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है भाई। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो देखो जैसे, अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी कोशिका है, ये कोशिका है, इधर तुम्हारी ऐसे मान लो ब्लड की नली जा रही है। ओके, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, ब्लड की नली जा रही है, तुमने सांस ली, पूरा जोड़ते हैं बायोलॉजी को। तुम सांस लेते हो, सांस कहां जाती है, ऑक्सीजन कहां गई, फेफड़ों में, फेफड़े से जाती है खून में, कहां जाती है, ब्लड में, रक्त में चली जाती है। अभी आप आगे आएंगे तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं, अभी के इतना ध्यान रखो। ऑक्सीजन ली, तुम्हारे रक्त में चली गई, रक्त में जाने के बाद में वो ऑक्सीजन ऐसे जा रही है, इधर ऑक्सीजन 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 गई। अब यहाँ ऑक्सीजन कोशिका में कम है, ध्यान रखना, और खून में तुमने अभी ताजा ऑक्सीजन लिए तो खूब ज्यादा ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा क्या है, ज्यादा, और इधर O2 की मात्रा क्या है, मात्रा क्या है, कम। तो O2 अपने आप ही कोशिका झिल्ली के माध्यम से इसके अंदर चली जाएगी अपनी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की। और सांद्रता वर्ड से घबराना नहीं है, सांद्रता पढ़ा दी, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा एक तरीके से। तो ये ज्यादा मात्रा O2 की ऑक्सीजन की कोशिका में है, कम मात्रा, तो ऑक्सीजन किधर रिस जाएगी, ये लीजिए, ये चली गई तुम्हारी कौन, O2। और किस विधि द्वारा गई भाई, विसरण विधि द्वारा। तो बढ़िया सा एग्जाम्पल देके आ सकते हो कि कोशिका में हम विसरण का एक मस्त सा एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जब भी कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ब्लड में से ऑक्सीजन है उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप रिस जाती है, अंदर चली जाती है। ये विसरण का एग्जाम्पल है। कोशिका झिल्ली O2 को अलाउ करेगी, जा सकती है तुम। अब सुनो एक एग्जाम्पल और सुनो भाई। अब कोशिका के अंदर जैसे कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या कोशिका के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊर्जा। थोड़ी देर बाद में आएगा ये पॉइंट। ऊर्जा बनाते हैं तो ऊर्जा बनाने के टाइम में CO2 पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सी गैस बनी है भाई, CO2, लिख रहा हूं मैं बड़े बड़े अक्षरों में। कौन सी गैस बनी है, CO2। अब ये CO2 ज्यादा देर कोशिका में रही तो कोशिका के लिए खतरा होती है। अब इस कोशिका में तो खूब ज्यादा CO2 हो चुकी है और खून में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, तो ये CO2 रिस्क के किधर चली जाएगी। अब ये CO2 है, ये कोशिका झिल्ली को पार करके किसमें घुस जाएगी, खून में। अब खून में घुस जाएगी, खून ट्रेवल करता करता फेफड़ों के पास आता है और फेफड़ों को वापस से CO2 दे देता है। और अपन वापस जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, CO2 गैस। तो अब देखो, कनेक्ट करो चीजों को, फील आनी चाहिए तुम्हें। कनेक्ट कैसे करेंगे, सांस ली, ऑक्सीजन गई अंदर, ऑक्सीजन गई रक्त में, ब्लड में गई, कोशिकाओं के पास गई, खून में ऑक्सीजन ज्यादा है, कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन कम है, किसमें ऑक्सीजन घुस जाएगी, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जब भी ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कोशिका के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें घुस जाएगी, रक्त में। तो देखो O2 तो अंदर जा रही है कोशिका के और CO2 आ रही है बाहर, तो अंदर बाहर आना जाना हो रहा है। और कौन सी विधि है ये, विसरण विधि। बहुत ही शानदार पॉइंट है।
तो विसरण विधि का बढ़िया सा एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार के लिए मैंने तो 2 पॉइंट याद कर लिए अब तक। वो कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन और वसा की, दोनों के दोनों कार्बनिक यौगिक हैं। ध्यान रखना कोशिका झिल्ली लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली, दृढ़ नहीं होती, आसानी से दब जाएगी, आसानी से फैल जाएगी, सिकुड़ जाएगी, लचीली। तो कोशिका झिल्ली लचीली होती है, वसा व प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य अर्थात ये पदार्थों को चयन के द्वारा ही अंदर बाहर आने जाने देती है। अंदर बाहर जाने के लिए विसरण विधि और परासरण विधि का प्रयोग किया जाता है। विसरण विधि का एग्जाम्पल क्या है? तो विसरण विधि होती क्या है? विसरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे विसरण कहते हैं। विसरण का क्या एग्जाम्पल दोगे? तो O2 और CO2 का आदान प्रदान। खून में से O2 की अधिक मात्रा कोशिका के अंदर चली जाती है तथा कोशिका में स्थित CO2 की अधिक मात्रा ब्लड में यानी रक्त में चली जाती है। यही विसरण का उदाहरण है। अब तक अपन ने परासरण को नहीं समझा है, सिर्फ विसरण को समझा है। तो ये चीजें मैंने अभी समझाई है। अब अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, सिस्टमेटिक डायग्राम बना के लिखते हैं इसको। अब एग्जाम में किससे लिख के आएंगे वैसे मैंने लिख दिया है, बस फटाफट देख लो। ये कोशिका ऐसे आपके आ जाओ तो डायग्राम बना के आना। ये बाहर वाली कोशिका झिल्ली हो गई, ये केंद्रक हो गया, और ये तो मैंने यहाँ सिर्फ झिल्ली को पढ़ रहे हैं तो किसका नाम लिख दिया? कोशिका झिल्ली का सिंपल साधारण डायग्राम बनाना है। आ जाओ, ये लाइनें 3-4 लिख दी, वो लिखना बाकी है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, सब समझा रखा है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, सब बता दिया। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक का एक दूसरी मीनिंग और होती है वर्णात्मक, वही बात है। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को ही अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ये क्वेश्चन अकेला ही आ जाता है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं? तो आप कह देना ये कुछ पदार्थों को अंदर आने जाने देती है, बाकी पदार्थों को रोक देती है। तो लास्ट वाइलिंग देखो, यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है। यदि कोई पदार्थ है वो इसके अंदर बाहर नहीं जा सकता, उसको रोक देती है। तो अभी तक 3 गुण लिखे हैं अपन ने, फटाक से उतार लीजिए, फिर दूसरे लिखवा देते हैं। ये और 3-4 पॉइंट लिख दिए जो समझाए हुए हैं। कोशिका झिल्ली लचीली होती है, यह कार्बनिक यौगिक वसा व प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान रखना, किसकी बनी हुई होती है? वसा व प्रोटीन की बनी हुई होती है। बहुत ही सिंपल समझा दिया। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अंडरलाइन, बहुत ही शानदार पर्सन। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया, यह आएगा क्वेश्चन। फिर इस प्रक्रिया द्वारा कौन आ जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड और O2। अभी इसको विस्तृत रूप से समझेंगे विसरण को। एक बार के लिए अपन झिल्ली पढ़ रहे हैं तो झिल्ली के गुण लिख रहे हैं। फिर आ जाओ, कोशिका झिल्ली जल के अणुओं को भी परासरण विधि द्वारा आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना, पानी को अलाउ करती है। पानी बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, क्योंकि देखो पानी की जरूरत पूरे दिन पड़ती है। ज्यादा पानी हो जाएगा कोशिका में तो उसको बाहर निकालना है, और कम पानी हो गया तो वो पानी को अंदर लेना है, बहुत जरूरी है पानी। तो पानी जिस भी विधि से अंदर बाहर जाता है उसको कौन सी विधि कहते हैं? अभी पढ़ लो, बाद में मैं इसको समझा दूंगा। परासरण विधि। ऑक्सीजन अंदर आ जा रही है, ये विसरण है, और ये है परासरण। 2 विधियां है इंपॉर्टेंट। ये केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा आती है 12th तक। दोनों विधियों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है दोनों की दोनों विधियां। तो अब मैंने झिल्ली के सारे गुण लिख दिए हैं आपके सामने। तो अब झिल्ली के गुण आपको याद हो गए 6-7 गुण, तो ये लिख के आने जब आए कोशिका झिल्ली की संरचना बताओ तो ये सब, और कार्य बताओ तो ये सब आप बता सकते हो। अब अपन क्या चालू कर रहे हैं? तो अब मैं पढ़ा रहा हूं विसरण प्रक्रिया। पहले कौन सी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं? विसरण। तो हेडिंग डाल लीजिए विसरण आगे, फिर चालू करते हैं। ये लीजिए, विसरण को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब विसरण से क्वेश्चन आएगा तो यह आपको समझा के आना है। विसरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण है, या कोशिका झिल्ली से संबंधित क्या एग्जाम्पल है, सब देख लो। मैंने अच्छे से बता दिया है। पहले परिभाषा आएगी एग्जाम में, तो परिभाषा क्या है?
जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। सही है। किस सांद्रता से? ध्यान देना, उच्च सांद्रता से। जहां उसकी ज्यादा मात्रा है और कम मात्रा है तो ज्यादा की तरफ से धक्का लगेगा, कम की तरफ जाएगी चीज, तो वही विसरण होती है। आ जाओ, उदाहरण कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण होता है कोशिका झिल्ली में विसरण, बार बार क्या ही बताना। तो चलो एग्जांपल देते हैं उसको। श्वसन के दौरान कोशिका में O2 की सांद्रता बाह्य पर्यावरण की तुलना में कम हो जाती है। कोशिका में O2 कम पड़ जाएगी, ध्यान रखना, जिससे O2 कोशिका में प्रवेश कर जाती है। कोशिका में O2 कम है, बाहर ज्यादा है, तो धक्का लगेगा अंदर की तरफ तो जाएगा, यानी जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? कोशिका के अंदर, जिससे O2 कोशिका में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार कोशिका में CO2 की सांद्रता बाह्य पर्यावरण की तुलना में अधिक हो जाती है, लेकिन उल्टा होता है, CO2 की सांद्रता कोशिका में ज्यादा होती है, बाहर कम होती है। अब की बार कोशिका CO2 को बाहर फेंक देगी, तो जिससे CO2 विसरण द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाती है। तो इस हिसाब से आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी है। आपने आज कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा है, और कोशिका झिल्ली की एक घटना है विसरण, उस विसरण को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बची है परासरण। तो परासरण यदि आज ही स्टार्ट कर दूंगा तो क्लास बहुत लंबी जा सकती है, क्योंकि परासरण थोड़ा बड़ा है, एक क्लास उसी में लगेगी। तो परासरण को हम कल डिटेल में समझेंगे, आज के लिए विसरण तक काफी है। तो आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से तैयार करें। ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं डिटेल में। आपको कहीं दूसरे चैनल पे या कहीं किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी NCERT में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सिस्टमेटिक नोट्स बनवा रहा हूँ, सारे उदाहरण सॉल्व करवा रहा हूँ, सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, सारे डायग्राम सॉल्व करवा रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व करा रहा हूँ, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड डे।